नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। नीतीश सरकार ने सदन में विश्वास मत किया हासिल, ध्वनि मत से पारित हुआ प्रस्ताव। आप एमएलए को 20 करोड़ के ऑफर पर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मुझे तोड़ने में फेल हुए तो की आगे की पेशकश। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर ईडी का छापा, 2 AK-47 राइफल बरामद। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक, 15 फैसलों पर लगी मोहर। और दिल्ली की शराब नीति को लेकर बीजेपी ने फिर आपको घेरा, कहा मनीष सिसोदिया ने किया भ्रष्टाचार। खबरें अब विस्तार से। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार का विश्वास मत ध्वनि मत से पारित हो गया है। हालांकि इससे पहले मतदान कराने की मांग की गई। भाजपा सदस्य वॉकआउट करते हुए सदन से बाहर चले गए। सरकार के पक्ष में 160 वोट पड़े हुए हैं। सदन में बोलते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि 2020 के चुनाव में भाजपा को ज्यादा सीटें आई थी। हमने कहा कि भाजपा का सीएम बने, मगर मुझे जबरदस्ती सीएम बनाया गया। जिसे मैंने आगे बढ़ाया है उसे मेरे खिलाफ आगे बढ़ा दिया। तेजस्वी यादव ने सदन में संबोधन के दौरान कहा कि क्रिकेट की भाषा में नीतीश और उनकी जोड़ी ऐसी हो गई जिसकी इनिंग्स खत्म नहीं होगी। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा था कि नीतीश ऐसे बल्लेबाज हैं जो दूसरे बैट्समैन को रन आउट कराते रहते हैं लेकिन खुद क्रीज पर टिके रहते हैं। सदन में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि हम जनता का विश्वास लेकर आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने बिहार के विकास को लेकर कोई मदद नहीं की, बिहार की उपेक्षा की गई। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जनमत की अनदेखी का भी आरोप लगाया। सदन में बोलते हुए तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि पीएम बनने की महत्वाकांक्षा में नीतीश कुमार सब भूल गए। विधानसभा सत्र 26 तारीख को बुलाने के लिए कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। विजय सिन्हा का कहना है कि इस्तीफा देने के बाद अब नए विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन 26 अगस्त को किया जाएगा। बिहार में नीतीश सरकार के विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले सीबीआई ने कथित लैंड फॉर जॉब स्कैम में 2 आरजेडी सांसदों, एमएलसी समेत कई नेताओं के घर पर सीबीआई ने छापेमारी भी की है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी के बाद सियासी माहौल काफी गर्मा गया है और इस बीच आज आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। आपके 4 विधायकों ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने के लिए बीजेपी द्वारा 20-20 करोड़ का ऑफर दिया गया था। वहीं अब इसे लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मनीष सिसोदिया ने आज अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि मुझे तोड़ने में फेल हो गए तो अब आपके अन्य विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर देकर रेट का डर दिखाकर उन्हें तोड़ने की साजिश शुरू कर दी गई। सिसोदिया ने आगे लिखा, बीजेपी संभल जाए, ये अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, भगत सिंह के अनुयायी हैं, जान दे देंगे पर गद्दारी नहीं करेंगे। इसके सामने आपकी ईडी सीबीआई किसी काम की नहीं है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली में आप विधायकों को भाजपा नेताओं ने परोक्ष रूप से धमकी मिली है कि अगर वे बीजेपी से 20 करोड़ रुपए नहीं लेते और आप नहीं छोड़ते हैं तो उनका भी वही हश्र होगा जैसा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का हुआ है। संजय सिंह ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में शिंदे पर काम करने वाला वही मॉडल सिसोदिया पर विफल रहा, लेकिन अब बीजेपी हमारे विधायकों को निशाना बना रही है। बुधवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोमनाथ भारती समेत आपके 4 विधायक भी मौजूद थे। इस दौरान आप नेताओं ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी आप सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ये छापे राजधानी रांची के हरमू, डोरंडा, अशोकनगर सहित 11 ठिकानों पर जारी है। इस दौरान ईडी ने 2 अत्याधुनिक AK-47 राइफल भी बरामद किए। ये छापे अवैध खनन और फिरौती के मामले में किए गए। ईडी ने इससे पहले भी प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधित्व पंकज मिश्र से भी पूछताछ के बाद ये छापे डाले हैं। ईडी ने पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को धन शोधन निवारण अधिनियम
कानून के तहत गिरफ्तार किया था। इस केंद्रीय जांच एजेंसी ने पंकज मिश्र के 37 बैंक खातों में 11 करोड़ 88 लाख रुपए का पता लगाया था। ईडी ने इन पैसों को जब्त कर लिया था। ये पैसे पंकज मिश्रा, दाऊ यादव और उनके सहयोगियों के हैं। ईडी ने इन पैसों के अलावा 27 जुलाई को एमवी इंफ्रालिंक नाम की एक जहाज को भी जब्त किया है। इसकी कीमत 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ईडी ने यह जब्ती अवैध खनन और फिरौती रैकेट के अपनी जांच के दौरान की है। आपको बता दें कि इस मामले में पंकज मिश्र की भूमिका की भी जांच के लिए छापे डाले गए और इस दौरान जहाज को भी जब्त किया गया। इससे पहले ईडी ने 50 बैंक खातों में पड़ी 13.32 करोड़ रुपए की नकदी, 5.34 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी और अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रशर और अन्य सामान जब्त किया था। जांच एजेंसी ने पंकज मिश्रा, दाऊ यादव, उनके सहयोगियों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए थे। जांच एजेंसी ने कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम कानून के तहत 8 जुलाई 2002 को की थी। उस समय उसने साहिबगंज, बारहट, राजमहल, मिर्जा चुंकी और बरहरवा में छापे मारे थे। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को राज्य सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के वीरचंद सिंह गढ़वाली सभागार में हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिसमें कई अधिकारियों ने भी भाग लिया, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इन प्रस्तावों से जनता को सीधी राहत मिलेगी। दिल्ली में शराब नीति को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मनीष सिसोदिया ने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को लाइसेंस दिए हैं। बीजेपी ने सवाल करते हुए कहा कि आप सरकार ने इन लोगों को लाइसेंस क्यों दिए। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इस घोटाले में जो रुपया आया है उसका इस्तेमाल पंजाब चुनाव में किया गया। उन्होंने कहा कि आबकारी नीति के तहत जो रिकमेंडेशन दी उसको नजरअंदाज किया गया और प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस दे दिए गए, जबकि सरकार को अपने पास रखने थे। संबित पात्रा ने आगे कहा कि जिस प्रकार बौखलाहट आम आदमी पार्टी में पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है, इनमें किसी प्रकार का संशय नहीं है कि मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि इधर उधर की बातें करे, लेकिन जो मुद्दे की बात है कि मनीष सिसोदिया ने करोड़ों रुपए का घपला किया नहीं किया, उस पर जवाब नहीं दे रही है। संबित पात्रा ने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करना और भ्रष्टाचारियों को अंजाम तक पहुंचाना ये देश के संविधान का दायरा है। सिसोदिया ने आपने भ्रष्टाचार किया है, इसका सबूत मौजूद है, जांच हो रही है। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। वो सवालों के जवाब नहीं दे रहे बल्कि इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जल्द ही सभी टोल प्लाजा और फास्टैग को खत्म करने जा रहा है। इस योजना को अमल में लाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक सरकार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा को हटाने की योजना के साथ आगे बढ़ रही है। इस योजना के अमल में आने के बाद वाहनों की नंबर प्लेट के कैमरे से फोटो क्लिक होने के साथ ही उनके बैंक खाते से टोल का पैसा कट जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि 2019 में हमने एक नियम बनाया कि कारें कंपनी फिटेड नंबर प्लेट के साथ आएंगी, इसलिए बीते 4 साल में जो वाहन आए उन पर अलग अलग नंबर प्लेट है। उन्होंने कहा कि अब टोल प्लाजा को हटाने और कैमरे लगाने की योजना है, जो इन नंबर प्लेट को पढ़ेंगे और सीधे बैंक खाते से टोल काट लिया जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी ने बताया कि हम इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट भी तैयार कर रहे हैं। हालांकि एक परेशानी है कि कानून के तहत टोल प्लाजा को छोड़ देने वाले और टोल भुगतान न करने वाले वाहन मालिक को सजा देने का
कोई प्रावधान नहीं है। हमें उस प्रावधान को कानून के दायरे में लाने की जरूरत है। हम उन कारों के लिए एक प्रावधान ला सकते हैं जिनमें ये नंबर प्लेट नहीं है। उन्हें एक तय वक्त के भीतर नंबर प्लेट लगाने के लिए कहा जाएगा। हमें इसके लिए एक विधेयक लाना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि अब टोल प्लाजा की जगह स्वचालित नंबर प्लेट रीडर कैमरों पर निर्भर है, जो वाहन नंबर प्लेट पढ़ेंगे और वाहन मालिकों के लिंक किए गए बैंक खातों से स्वचालित रूप से टोल काट लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस योजना का एक पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा है और इस बदलाव को सुविधाजनक बनाने के लिए कानूनी संशोधन भी किए जा रहे हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी कि 23 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में फिक्की फेडरेशन हाउस में सड़क और राजमार्ग शिखर सम्मेलन द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू इंडिया 75 के तीसरे संस्करण के दौरान उन्होंने ये बातें लोगों से साझा की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में आरोप लगाया है कि उन्हें ऐसे संदेश मिले हैं जिनमें उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए पूछा जा रहा है। इस विवाद के बीच अरविंद केजरीवाल के साथ 4 साल तक काम करते रहे परमजीत सिंह कात्याल का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिनमें उन्होंने केजरीवाल पर अपनी ही पार्टी के नेताओं के ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर आपके पूर्व नेता स्वराज इंडिया के बैनर तले किसानों की आवाज उठा रहे योगेंद्र यादव ने चुप्पी तोड़ी है। आखिर क्या है मामला और इसकी हकीकत क्या है, हम आपको बता रहे हैं। योगेंद्र यादव ने अपने आधिकारिक हैंडल से एक वीडियो शेयर करते हुए आपसे मोह भंग की वजह बताई। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि परमजीत जी ने 7 साल पहले इस घटना के बारे में मुझे जानकारी दी थी। तब मैंने पूछताछ की और पाया कि उनकी बात पूरी तरीके से सही है। अरविंद केजरीवाल के आदेश पर दिसंबर 2013 में अपने ही एमएलए को बीजेपी के नाम पर फोन करवाए गए थे। ऐसी करतूतों के कारण हम लोग आप नेतृत्व से मोह भंग कर चुके हैं। दरअसल हरियाणा आम आदमी पार्टी के महासचिव के तौर पर काम करते रहे परमजीत सिंह कात्याल ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि अरविंद केजरीवाल के कार्यालय से मिले निर्देश पर उन्होंने 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आप नेताओं को झूठे कॉल किए थे। उन्होंने बताया कि उनसे कहा गया है कि कुछ जिताई आप उम्मीदवार बीजेपी में जा सकते हैं, इसलिए पार्टी को बचाने के लिए नेताओं को कॉल करके पता लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और इसके लिए एक लिस्ट और 2 इंटरनेशनल सिम कार्ड भी उपलब्ध कराए गए थे। परमजीत सिंह ने बताया कि तब उन्होंने दिल्ली की सीमा से आपके जिताऊ उम्मीदवारों को बीजेपी नेता नितिन गडकरी और अरुण जेटली के ऑफिस से बताते हुए कॉल की थी और उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए 35 लाख रुपए ऑफर की बात कही थी। कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सितंबर में होने वाला पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए पार्टी इस बार बड़ा दांव खेलने के मूड में दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कांग्रेस की कमान संभालने की पेशकश की है। हालांकि अभी इस पर अशोक गहलोत ने जानकारी नहीं होने की बात कही है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि यह मैं मीडिया से सुन रहा हूं, मैं इस बारे में नहीं जानता हूं। जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है मैं उसे पूरा कर रहा हूं। दरअसल अशोक गहलोत ने हाल ही में कहा कि राहुल गांधी को पार्टी की बागडोर संभाल लेनी चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में निराशा आ जाएगी। अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी में एक तरफा राय राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के समर्थन में है। देश भर में कांग्रेस जनों की भावनाओं को समझते हुए राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष पद स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके साथ ही गहलोत से कहा गया कि अगर राहुल पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो इससे कांग्रेस जन निराश होंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो इससे देश में कांग्रेस में निराशा आएगी, कई लोग घर बैठ जाएंगे और हम लोग तकलीफ में खड़े हो जाएंगे। उन्होंने आम कांग्रेस जनों की भावना को समझते हुए पद स्वीकार उन्हें करना चाहिए। कांग्रेस ने कहा है कि वह गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत 5 सितंबर से करेगी और उम्मीदवारों की पहली सूची 15 सितंबर को जारी की जाएगी। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि बीजेपी सरकार के खिलाफ स्पष्ट सत्ता विरोधी लहर है। लोग बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और हम जीतेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री और गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल कुछ वादों को साझा किया और कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह पुरानी पेंशन योजना को लागू करेगी, कृषि उपभोक्ताओं को दिन के समय बिजली देगी और शहरी क्षेत्रों में हम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी लागू करेंगे। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की स्थापना करेगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के राजस्थान मॉडल के तहत
प्लांट मेजर ऑपरेशन समेत सभी स्वास्थ्य सेवाओं को कवर किया जाएगा और नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जाएगी। कांग्रेस ने किसानों संबंधित क्षेत्रों के लिए अलग अलग कृषि बजट लाने का भी वादा किया है। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया था। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्क्रीनिंग कमेटी गठित की। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। गुजरात चुनाव के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला होंगे और इसके अलावा शिवाजी राव मोगे और जय किशन इसके सदस्य होंगे। कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, विधायक दल के नेता सुखराम राठवा और राज्य का सह प्रभार देख रहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव इस स्क्रीनिंग कमेटी के पदेन सदस्य होंगे। सीबीआई ने हरियाणा के गुरुग्राम के अर्बन क्यूज मॉल पर छापा मारा है। बताया जा रहा है कि यह मॉल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का है। यह मॉल गुरुग्राम के सेक्टर 71 में स्थित है और इससे पहले सीबीआई ने आज सुबह बिहार में आरजेडी के एक सांसद और विधायक समेत 5 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी भी की है। उनसे यह कार्रवाई उस दिन की जब बिहार की नई सरकार विधानसभा में विश्वास मत उसने पेश किया। बताया जा रहा है कि यह रेड जमीन के बदले नौकरी मामले में डाली गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सीबीआई छापेमारी कर रही है। सीबीआई की एक टीम गुरुग्राम के सेक्टर 71 में स्थित अर्बन क्यूब्स मॉल पहुंची। बताया जा रहा है कि मॉल बिहार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का है। इस मॉल में अभी काम चल रहा है। सीबीआई के अधिकारियों ने वहां पहुंचकर कागजात भी चेक किए हैं। खबरों के मुताबिक गुरुग्राम में जिस मॉल में छापेमारी की कार्रवाई सीबीआई टीम ने की है उसे जो है दोजाना की कंपनी बना रही है। यह जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के घोटाले से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। इस मामले में सीबीआई ने 18 मई को एक एफआईआर दर्ज की थी। इसी मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला यादव गिरफ्तार किए गए थे। लालू यादव जब जो है यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे तब भोला यादव उनके ओएसडी थे। सीबीआई ने यह मामला 3 महीने पहले केस दर्ज किया था और इसके बाद बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर छापेमारी की गई थी। इसमें तेजस्वी यादव के कमरे से कई दस्तावेज सामने आने की बात भी कही गई थी। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। बाहरी दिल्ली के मुंडका में बक्करवाला स्थित जेजे कॉलोनी में सोमवार देर रात अज्ञात हमलावरों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतकों की पहचान जोगिंदर और मंगल के रूप में हुई है। इस हत्याकांड में पुलिस को कुछ अहम जानकारी हाथ लगी है। पुलिस जांच में पता चला है कि बदमाश किसी अन्य शख्स की हत्या करने के लिए आए थे, लेकिन गलतफहमी के कारण जोगिंदर और मंगल उनका शिकार हो गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बक्करवाला की जेजे कॉलोनी में 45 वर्षीय जोगिंदर अपने घर के बाहर खड़ा था और इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला मंगल उसके पास आ गया। तभी 2 बाइक सवार युवक वहां आए और उन्होंने जोगिंदर और सतीश का घर पूछा। अब हुआ ये कि चूंकि जोगिंदर पिता का नाम भी सतीश है, इसलिए उसने अपने ही घर की ओर इशारा कर दिया। फिर क्या था, बदमाशों ने इसके बाद दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां चलाकर दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। इस फायरिंग में जोगिंदर और मंगल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने नजदीकी सहगल अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि अस्पताल के डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि जोगिंदर के परिवार में उसकी पत्नी पूनम के अलावा एक बेटी और 2 बेटे हैं। वहीं मंगल के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर हाल ही में हुई सीबीआई रेड को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने कहा है कि मैं आज सरकार का पर्दाफाश करूंगा कि ये कैसे एजेंसियों के गलत इस्तेमाल की धमकी देते हुए दिल्ली सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। आप सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो कोशिश मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किया गया वो अब विधायकों पर किया जा रहा है। ये सरकार जांच एजेंसी लोगों को भेजकर विधायकों को डरा रहे हैं। ये आप सरकार को तोड़ना चाह रही है। संजय सिंह ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी हमारे विधायकों को डरा रही है।
कि या तो पैसे ले लो या फिर तुम्हारे खिलाफ भी वही करेंगे जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ हुआ है। मोदी सरकार का उद्देश्य क्या है, ये बात भी बीजेपी के लोग स्वीकार कर रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के 4 विधायक संजीव झा, सोमनाथ भारती, अजय दत्त, कुलदीप कुमार को तोड़ने की कोशिश की गई और 20 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इन विधायकों को फर्जी मुकदमे लगाने की धमकियां दी जा रही हैं। मनीष सिसोदिया पर जो प्रयोग बीजेपी ने किया, अब वो आपके 4 विधायकों पर कर रहे हैं। बीजेपी के लोग हमारे विधायकों को पार्टी तोड़ने पर 20 से 25 करोड़ रुपए का ऑफर कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के सीएम जो दिन रात जनता के हित में काम करने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री हैं जो सरकार के अच्छे काम से खुश नहीं है और ये सब कर रहे हैं। संजय सिंह ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो हरकत आपने पहले भी की है वो दोबारा ना करें। संजय सिंह ने कहा कि ये दिल्ली है, केजरीवाल के सिपाही हैं, ये लड़ेंगे, बिकने वाले सिपाहियों में से नहीं है। आपकी कोशिश इस बार भी नाकाम होगी। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल देश के लिए काम कर रहे हैं और वो आगे भी करते रहेंगे। बिल्किस बानो रेप केस में सभी दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया है। दोषियों के जेल से बाहर आने के बाद कुछ लोगों ने उनका स्वागत करके मिठाई भी खिलाई है। बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा किए जाने को लेकर विपक्षी दलों ने गुजरात सरकार पर कई तरह के सवाल उठा दिए हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है जिस पर लोगों ने तरह तरह के रिएक्शन भी दिए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया कि बलात्कारियों का स्वागत करना इंसाफ का बलात्कार है। अखिलेश द्वारा किए गए ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का एक पुराना बयान याद दिला रहे हैं। वही सोशल मीडिया यूजर्स ने सपा प्रमुख की बातों का समर्थन करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। प्रमोद सिंह नाम के एक ट्विटर यूजर कमेंट करते हुए लिखते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, इस तरह का बयान तो आपके पिताजी ने ही दिया था, इसलिए बेटा तुम तो कुछ बोलो ही मत। पीएन राय नाम के ट्विटर यूजर्स ने लिखा कि लड़के हैं, बलात्कार जैसी गलती हो जाती है, नेताजी का बोलना इंसाफ का सत्कार है क्यों, आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश देना इंसाफ का तकाजा है क्यों, बोलने से पहले अपना इतिहास पढ़ लीजिए। इस तरह के अन्य तरह की जो है ट्विटर पर रिएक्शन लोगों के देखने को भी मिल रहा है। बॉलीवुड के सुपरस्टार और अभिनेता अमिताभ बच्चन दोबारा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अभिनेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। साथ ही अपने संपर्क में आने वाले लोगों से टेस्ट कराने की भी अपील की है। यह दूसरी बार है जब बिग बी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और इससे पहले 2020 में भी वह कोविड से बीमार पड़ गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। फिलहाल अभिनेता टीवी के सबसे बड़े जो है कुछ रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 14 को होस्ट करते हुए नजर आ रहे थे। वह दर्शकों को जो है मनोरंजन करते हुए शो को आगे बढ़ा रहे थे। अब कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग को लेकर सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर फैंस को चिंता हो रही है कि अब केबीसी 14 को कौन होस्ट करेगा। फिलहाल मीडिया में खबरें उठ रही हैं कि अब केबीसी शो की शूटिंग कैसे होगी। मेगा स्टार के बीमार पड़ने पर शो की टीआरपी पर भी असर पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर बिग बी के फैंस लगातार केबीसी को होस्ट करने की चिंता जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर्स ने लिखा है कि सर आप जल्दी ठीक हो जाइए, हमें आपके साथ केबीसी खेलना है, क्योंकि आप होस्ट करते हो तो एक अलग ही रौनक होती है, हमें भी आपसे मिलना है। गेट वेल सून सर। ज्यादातर फैंस अमिताभ के जल्द ठीक होकर केबीसी सेट पर लौटने की दुआएं मांग रहे हैं। ट्विटर पर बिग बी के लिए कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। अक्सर देखा जाता है कि यात्रा करते समय यात्री सीट के लिए धक्का मुक्की करते हैं और यहां तक कि अत्यधिक भीड़ होने के बावजूद ट्रेन में चढ़ने का जुगाड़ खोज ही लेते हैं। एक वीडियो महिला का वायरल हो रहा है जिसमें उसको भी कुछ ऐसा करते हुए देखा जा सकता है। इंस्टाग्राम वीडियो में एक महिला सीट न मिलने पर ट्रेन की छत पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। ये मजेदार वीडियो बांग्लादेश का है जिसमें एक महिला लाख कोशिशों के बावजूद भी ट्रेन की छत पर नहीं चढ़ पा रही है, जबकि ट्रेन की छत पर पहले से मौजूद लोग उसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो तब और मजेदार बन जाता है जब अगले ही सेकंड एक रेलवे पुलिस का जवान अपनी छड़ी लेकर वहां आता है, जिसे देखकर महिला चढ़ना भूल जाती है। और वायरल वीडियो में आपने भीड़ वाली ट्रेन की छत पर चढ़ने की कोशिश करती हुई एक महिला को देखा और आगे जो हुआ उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह की नासमझी जो है वो साफ देखी जा सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।